स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चली होगी। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस आर का टेस्ट सीरीज नंबर देखेंगे। ये फुल टेस्ट है, ये 7वां फुल टेस्ट है। 6 टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, 6 फुल टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। अब पीसीएस का एग्ज़ाम लगभग टल ही गया है, ये दिसंबर में लगभग होगा। अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियल जल्द ही आ जाएगा। चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। दूसरा है, संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1935 नहीं थी। ये संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला है, केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 164 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 264 से 279 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 295 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल था? कौन प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल था? के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 3, 4, 5 सही है, सभी सही है। 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 5 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 3, 5 सही है। के.एम. मुंशी जी शामिल थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला जी शामिल थे और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर शामिल थे। ठीक है, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सरदार पटेल और नेहरू जी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूछा है असत्य है, मतलब गलत है? संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। सामान्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। केवल एक सही है, केवल एक गलत है, केवल दो गलत है, एक और दो दोनों गलत है, ना एक ना दो। इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो केवल दूसरा गलत है, पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक है, 50 लाख से अधिक है, अनधिक है, 40 लाख से अनधिक है, 20 लाख से अनधिक है। तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन उस राज्य में नहीं किया जा सके जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 20 लाख से अनधिक है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 से संबंधित है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी, महाराष्ट्र। 1, 2, 4 सही है, 1, 2, 3, 4 सही है, 1, 3, 5 सही है, उपरोक्त में है सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 सही है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी संबंधित है, महाराष्ट्र संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राष्ट्रपति दिया हुआ है, दूसरी तरफ कार्यकाल दिया हुआ है। तो के.आर. नारायण का कार्यकाल 1997 से 2002 के बीच था। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। और उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 के बीच था। जाकिर हुसैन जी का कार्यकाल 1967 से 1969 के बीच था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है।
पहला है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लोकसभा सदस्य होने की अर्हता होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करता है। पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है विषय वस्तु। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66 जो है ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 243 खा, अनुच्छेद 243 खा ये पंचायतों के गठन संबंधित है। अनुच्छेद 243 गा ये पंचायतों की संरचना संबंधित है। अनुच्छेद 165 ये जो है राज्य का महाधिवक्ता संबंधित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तीसरा पहला, चौथा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी जी हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सैनी जी हैं संघ लोक सेवा आयोग के। तो पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन जी हैं। प्रीति सूदन जी हैं, ठीक है। जब टेस्ट बना था तब मनोज सोनी जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। ये इनका कार्यकाल जो है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा अगले 5 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑप्शन दिया हुआ है देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल 3 सही है, उपरोक्त में सभी। इसमें से कौन सा जाएगा? केवल 3 सही है, केवल 3 सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक होता है। और भारत के संविधान में अनुच्छेद 148 आर्टिकल 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? केवल 3 सही है, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा जो है गलत है। 6 वर्ष 62 वर्ष नहीं होता, ये 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ठीक है। 3 कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही, चौथा सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा। इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद राज्य मंत्री के पद के समक्ष होता है। पूर्णकालिक सदस्य कैबिनेट मंत्री के पद के समक्ष होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही कथनों का चयन कीजिए। 1 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है अनुच्छेद, दूसरी तरफ दिया हुआ है उपबंध। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 127। अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। अनुच्छेद 165 राज्य महाधिवक्ता है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक अधिकरण है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? दल बदल कानून दल बदलने पर संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों को दंडित करता है। अगला है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किसी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य निर्वाचित सदस्य को दल बदल कर विलय माना जाएगा। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 केवल एक सही है, केवल एक सही है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राजनीतिक दल के 1/3 नहीं 2/3 सदस्यों का विलय जरूरी था। 2/3 सदस्य अगर निकलते हैं तो दल बदल विलय 2/3 सदस्य निकलते हैं तब विलय माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य सूची में सम्मिलित है। राज्य सूची में शामिल क्या है? रक्षा उद्योग, कृषि आय पर कर, अफीम की खेती, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर, स्टॉक एक्सचेंज। 2 3 4 सही है, 3 4 सही है, 2 4 सही है, 2 3 4 5 सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 और 4 सही है। कृषि पर आयकर और खनिज संबंधी अधिकारों पर कर राज्य सूची से संबंधित है। अगला है स्वतंत्रता पूर्व गठित आंतरिक मंत्रिमंडल 1986 के संदर्भ में निम्नलिखित सूची को मिलाना है। निम्नलिखित सूची को एक तरफ दिया हुआ है सदस्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है विभाग। एक तरफ दिया हुआ है सदस्य, दूसरी तरफ दिया हुआ है विभाग। तो गफ्फार अली खान ये स्वास्थ्य विभाग मिला था इनको। लियाकत अली जी को वित्त विभाग मिला था। जगजीवन राम जी को श्रम विभाग मिला था। राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मिला था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 3 1 4। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह तक प्रभावित रहते हैं। अनुच्छेद 358 के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। राज्य सरकारें केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं। कौन सा कथन सही है? 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 सही है, उपरोक्त में सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की होती है। राज्य विधि के तहत मौत की सजा को स्थगित कर सकता है। कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है। राज्य विधि के तहत मौत की सजा को स्थगित नहीं कर सकता वो, केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ दिया हुआ है राज्य, दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें दी हुई हैं। एक तरफ राज्य है, दूसरी तरफ राज्यसभा सीटें दी हुई हैं। असम में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 7 हैं। गुजरात में कितनी हैं? 11 हैं। पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 16 हैं। त्रिपुरा में कितनी हैं? त्रिपुरा में 1 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 4 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, समवर्ती सूची राज्य के पास होना, राज्य केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। तो इसमें से पूछा है इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। राज्य और केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा करना। अगला क्वेश्चन है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका गठन सरकारी आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। सर्वप्रथम इसका गठन 1990 में किया गया था। 1 सही है, 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के समान स्थिति में नहीं है? किस एक स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर पुनर्स्थापन, राष्ट्रपति के निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। तो किसमें समान नहीं है राज्यसभा लोकसभा से? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है जब लोकसभा अध्यक्ष को हटने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो
अध्यक्ष पीठासीन होगा, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, मतों के बराबर होने की स्थिति में मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो, अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचायती राज से संबंधित समितियों को उनके गठन वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उनके गठन वर्ष के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो GVK राव समिति, GVK राव समिति की कब गठित की गई थी? ये 1985 में। 1985 में। बलवंत राय मेहता 1957 में। 1957 में। LM सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986 में। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 1977 में। कालक्रम में व्यवस्थित करना है तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि केंद्र का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 352। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 355 में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? कौन एक तमिल साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? और टुकुटन, नक्कीरर, पुगलेदी, कंबन। तो कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, नक्कीरर जो है शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन राजवंश और उनके स्थान के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ राजवंश, दूसरी तरफ दिया हुआ स्थान। एक तरफ दिया हुआ राजवंश, दूसरी तरफ दिया हुआ स्थान। तो सबसे पहले परवर्ती ग्रुप, इसका कहाँ था? राजवंश मगध में था। मौखरी वंश कन्नौज में था। चंद्रवंश बंगाल में था। मैत्रक वंश ये थानेश्वर नहीं वल्लभी में था। वल्लभी, ये वल्लभी में था। तो यही जो है नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है, शकों के प्रशासन की छत्र प्रणाली अपनाई। शकों ने प्रशासन की छत्र प्रणाली अपनाई। शक शासक रुद्रदमन ने विशुद्ध संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख गिरनार में जारी किया। कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, नायक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपनिषदों में से किस एक में बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख प्राप्त है? बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख प्राप्त है। छंदोग्य उपनिषद, जबालोपनिषद, मुंडकोपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर है छंदोग्य उपनिषद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिए हुए ऋग्वेदीन कालीन नदियाँ, दूसरी तरफ आधुनिक नाम। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बितास्ता का आधुनिक नाम झेलम, अस्किनी का चेनाब, परशुड़ी का रावी, सतुद्री का सतलज होता है ना कि ब्यास। सतुद्री का सतलज होता है, सतुद्री का सतलज होता है, और ब्यास को विपाशा कहते हैं, विपाशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ यौगिक, दूसरी तरफ दिया हुआ उपयोग। तो अमोनिया रेयान बनाने में होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी में। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में। सल्फर का उपयोग औषधि बनाने में होता है, सिंदूर बनाने में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? भौगोलिक उपनाम दिया हुआ है, स्थान दिया हुआ है। साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु को नहीं, पुणे को कहा जाता है। पुणे को कहा जाता है। पिंक सिटी जयपुर कहा जाता है। पूछा कौन सही सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही सुमेलित है? इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है। अगला है, ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। टेस्टोस्टेरोन नरलिंग हार्मोन्स है। जस्ता इंसुलिन में पाई जाने वाली धातु, उपरोक्त में सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी है गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में नहीं है?
गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियों में नहीं है। सोन, घाघरा, गोमती, महानंदा। तो कौन नहीं है? सोन नहीं है। सोन बाएं तट से नहीं, सोन गंगा में दाएं तट से मिलती है। अगला है बाटुलिज्म रोग होता है जीवाणुओं से, विषाणुओं से, प्रोटोजोआ से, कवक से। तो किससे होता है बाटुलिज्म? जीवाणुओं से होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए प्रसिद्ध है? डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क ये जो है राजस्थान में है। कच्छकरण ये गुजरात में है। डाचीगाम, ये डाचीगाम जो है ये कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। काजीरंगा, काजीरंगा ये जो है असम में है। इसमें पूछा है कौन राष्ट्रीय उद्यान हांगुल के लिए प्रसिद्ध है? तो हांगुल के लिए प्रसिद्ध है डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठोस में श्यानता नहीं होती है, द्रव में श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, गैसों में श्यानता ताप बढ़ने से घटती है। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला सही है, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का है लगभग कितना परसेंट है? 16%, 17.5%, 20%, 21%। तो कितना परसेंट है? 17.5% है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के 17.5% है। ठीक। और भारत में कुल जनसंख्या जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान की सम्मिलित जनसंख्या के लगभग बराबर है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अभिकथन दिया हुआ है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, कारण क्या है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आने वाला यह सबसे अंतिम प्रजाति समूह है। ये टैंगा एवं बाल्टिक प्रदेश में आए थे। उपरोक्त कथनों में से किस प्रजाति समूह संबंधित है? मंगोलायड, नार्डिक, मेडिटेरियंस, प्रोटो एस्ट्रोलायड। तो किससे संबंधित है ये नार्डिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित ग्रहों को उनके आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सौरमंडल में अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो सबसे पहले आएगा पृथ्वी आएगा, उसके बाद आएगा मंगल आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल आएगा, फिर उसके बाद आएगा शुक्र आएगा तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर बुध आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और सौरमंडल की सबसे बड़ा ग्रह की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, और सबसे छोटा ग्रह जो है ये बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है सिंधु, यांगटीसी, हुआंगहो, सांगपो। तो कौन सी नदी है? यांगटीसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यांगटीसी जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में विश्व का एक बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है? कालाहारी, सोनरेन, गिब्सन, अटाकामा। तो किस मरुस्थल में पाया जाता है? वो जो है अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है। अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित एक शुष्क मरुस्थल है। चिली में स्थित अटाकामा जो है चिली में स्थित शुष्क मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले देते हैं क्लीवलैंड लोहा इस्पात से संबंधित है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी से संबंधित है। मेसाबी रेंज ये कोयला क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि लौ अयस्क के लिए संबंधित है। लौ अयस्क के लिए संबंधित है।
फिलाडेल्फिया ये पोत निर्माण से संबंधित है। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? फ्लोरिडा, हवाई, कैलिफोर्निया, एरिजोना। तो कहाँ पे होता है कॉफ़ी का उत्पादन? हवाई में होता है, हवाई राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन होता है। इसको कोना कॉफ़ी के नाम से जाना जाता है, कोना कॉफ़ी, कोना कॉफ़ी। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? पश्चिम तटीय मैदान पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। कारण क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। यार दोनों सही आर की व्याख्या करता है, यार दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ये सही आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही है, ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है रोग, दूसरी तरफ दिया हुआ है कारक। तो पहला है पेचिस, प्रोटोजोआ से होता है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये विषाणु से नहीं होता, ये जो है श्वास जनित रोग है, श्वास जनित संबंधित रोग है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कोढ़ जीवाणु के कारण होता है। कवक, एथलीट फुट कवक कारण होता है। ठीक, डिप्थीरिया जो है विषाणु से नहीं होता है, ये जीवाणुओं से फैलता है, जीवाणुओं से फैलता है। ठीक, तो बी नहीं सुमेलित है। अगला है, यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैंगून एवं खारे पानी की झील है। नालाबाना द्वीप इसमें स्थित है। जड़ों जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में काफ़ी प्रवासी पक्षी आते हैं। उपरोक्त कथनों में से किसके बारे में कहा गया है? पुलिकट लेक, चिल्का लेक, सांबर लेक, बेम्बनाद लेक। तो किस लेक के बारे में कहा गया है? चिल्का लेक के बारे में कहा गया है, चिल्का लेक। ये रामसर आर्द्रभूमि सूची में सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। एक सही है, दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है और दूसरा असत्य है, पहला सही है। पूछा है कौन सा असत्य है? केवल दो। अगला है, फसलों हेतु नमी के लिए जब जल का एकमात्र शुद्ध वर्षा जल होता है तो उसे कहते हैं बारानी कृषि, शुष्क कृषि, भूमि कृषि, आर्द्रभूमि कृषि। इनमें से कोई नहीं, तो क्या कहते हैं उसे? बारानी कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोंक, केचुआ, केकड़ा, कनखजूरा, मधुमक्खी उपरोक्त में से कौन एनेलिडा संघ के जंतुओं में सम्मिलित है? 1 2 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 उपरोक्त में सभी। तो कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है झील, दूसरी तरफ दिया हुआ है देश। तो ताना झील कहाँ पे है? इथोपिया में है। तुर्काना झील ईरान में नहीं है, ये केन्या में है। और वोल्टा झील घाना में है। नासर झील मिस्र में है। तो इसमें से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला है, बाई का पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, यह अंगोला में स्थित है, यह अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर केवल ए सही हो जाएगा, केवल दो सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही हो जाएगा, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। यह अंगोला में स्थित है, इसके अनेक नदियों का उद्गम क्षेत्र स्थित है। अगला है, युकाटन जल संधि अलग करता है। युकाटन जल संधि अलग करता है, किसको अलग करता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है फ्लोरिडा एवं क्यूबा को अलग करता है। दूसरा है ग्रीनलैंड व बैफिन के द्वीप को अलग करता है। तीसरा है लेब्राडोर या न्यू फाउंडलैंड को अलग करता है। चौथा है उत्तरी पूर्वी मैक्सिको व क्यूबा को अलग करता है। तो युकाटन चैनल किसको अलग करता है? ये जो है उत्तरी पूर्वी मैक्सिको व क्यूबा को अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। नागिन झील जो है ये कहाँ स्थित है? नागिन झील ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ना कि उत्तराखंड में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला ऑप्शन है पिछौला झील, ये जो राजस्थान में है, सही है। चिल्का झील ओडिशा में, ये भी सही है। लोनार झील महाराष्ट्र में, ये भी सही है। तो इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही सुमेलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है? किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है? फ्लोरीन की कमी से हो जाती है, आयोडीन की कमी से हो जाती है, आयरन की कमी से हो जाती है, टोकोफेरॉल की कमी से हो जाती है। तो किसकी कमी से होती है? ये जो है फ्लोरीन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं और उनसे संबंधित राज्यों के युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है पाकी परियोजना। पाकी परियोजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। कोपली परियोजना असम में है, ये भी सही है। कोपली परियोजना असम में है। दियांग परियोजना मणिपुर में नहीं, ये नागालैंड में है। नागालैंड में है। रंगीत परियोजना सिक्किम में है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी है, सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 59 नंबर। 59 नंबर क्या कहता है, तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही किसी द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? श्यानता बढ़ जाती है, श्यानता घट जाती है, श्यानता अपरिवर्तित रहती है, श्यानता पहले बढ़ती है बाद में घटती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्यानता घट जाती है। अगला क्वेश्चन है 60वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। पहला है राजमहल कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? ये झारखंड में है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्रामपुर आते हैं तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन आते हैं 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 61 में कहता है, निवर्तित मानसूनी पवनों से सर्वाधिक वर्षा किस प्रदेश में होती है? मालाबार तट में होती है, कोरोमंडल तट में होती है, उत्तरी सरकार में होती है, कोंकण तट में होती है। तो किस तट में होती है सर्वाधिक वर्षा? कोरोमंडल तट में होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है झरना, दूसरी तरफ दिया हुआ है राज्य। तो चलिए मिलाते हैं हम लोग। ताप्ता पानी झरना कहाँ पर स्थित है? ताप्ता पानी झरना की बात कर लेते हैं तो ये उड़ीसा में स्थित है। सहस्त्रधारा कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नारायणी कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अनहोनी जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर क्या कहता है, बिंद पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बिंद पहाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, या उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय के मध्य विभाजक का कार्य करता है, या चित्तौड़गढ़ से लेकर सासाराम तक फैला हुआ है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, न एक न दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? पूछा है मूल निवासी नहीं है। पहला है हालचू, दूसरा है रेगमा, तीसरा है ओंगे, चौथा है सैम्पेन। तो पूछा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी जनजाति कौन सी नहीं है? तो जो है रेगमा मूल निवासी जनजाति नहीं है, बाकी हालचू, ओंगे और सैम्पेन तीनों जातियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई थी। तो हरित जलवायु कोष की स्थापना हुई थी डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, न्यूयॉर्क में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, कानकुन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी, जोहान्सबर्ग में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। तो हरित जलवायु कोष की स्थापना कहाँ हुई थी? ये जो है कानकुन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये COP 16 में हुई थी, COP 16। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही हो जाएगा, कानकुन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। ये जो है COP 16 में हुआ था। COP 16 में 2010 में आयोजित किया गया था, मैक्सिको में आयोजित किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? किस अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है? विटली अवार्ड को, टायलर अवार्ड को, रोमन मैग्सेसे अवार्ड को, ग्लोबल 500 अवार्ड को। तो किस अवार्ड को जाना जाता है? विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। यह जो है यह रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? 15, 10, 25, 5। भारत को जो है कुल
10 भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? क्रायो प्रिजर्वेशन जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय संरक्षण तकनीकी है। दूसरा है इसके अंतर्गत पादपों और द्रव अमोनिया में अत्यंत निम्न तापमान पर रखा जाता है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा। पूछा है कौन सा असत्य है? केवल दूसरा असत्य है, पहला जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्या कहता है? 69 नंबर कहता है मैप कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया था? मैप कार्यक्रम शुरुआत कब किया गया था? 1981 में किया गया था, 1987 में किया गया था, 1975 में किया गया था, 1971 में किया गया था। तो मैप कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये जो है 1971 में किया गया था। मैप कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में किया गया था। मैप का फुल फॉर्म जो होता है, मैप का फुल फॉर्म जो होता है ये होता है मानव एवं जैवमंडल, मानव एवं जैवमंडल, ठीक, मानव एवं जैवमंडल होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को व्यक्त करता है? कौन एक मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को व्यक्त करता है? तो लॉरेंज वक्र है, कुजनेट्स वक्र है, फिलिप्स वक्र है, गिनी गुणांक है। तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी है। सी जो है फिलिप वक्र जो है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। अगला है सरकार में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब से प्रभावी लागू हुआ? प्रभावी या लागू हुआ 2002 से, 2003 से, 2001 से, 2004 से। तो कब से लागू हुआ? ये जो है 2004 से लागू हुआ, 2004 से लागू हुआ, 5 जुलाई 2004 से लागू हुआ, 5 जुलाई 2004 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है पंचवर्षीय योजनाएं, दूसरी तरफ दिया हुआ है प्राथमिकता एवं लक्ष्य। योजनाओं की प्राथमिकता क्या थी और लक्ष्य क्या था? तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है ये स्वयं एवं पोषित विकास से संबंधित था। सातवीं पंचवर्षीय योजना भोजन एवं काम और उत्पादन से संबंधित था। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है ये मानव विकास से संबंधित था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया? पूछा है किस वर्ष में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था? वर्ष 1949 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1991 में, वर्ष 1998 में। तो किस वर्ष किया गया था मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार? तो वर्ष 1998 में किया गया था, वर्ष 1998 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्या कहता है? अभिकथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? यदि पूंजी खाता धनात्मक हो तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है। कारण क्या है? धनात्मक पूंजी खाता भविष्य में देयता सृजित करता है। तो पहला कूट है ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? 74वां का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देखते हैं लेदर पार्क कहाँ पर है? लेदर पार्क जो है यूपी में आगरा में स्थित है। नॉलेज पार्क जो है ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क की बात कर लेते हैं। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में स्थित है, बंथरा उन्नाव में स्थित है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात कर लेते हैं तो ये जो है लखनऊ में स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं खटीमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है? खटीमा शक्ति केंद्र किस नहर पर स्थित है? पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर। तो ये किस नहर पर स्थित है यह परियोजना? ये जो है शारदा नहर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र है, हिमालय का तराई क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो हो जाएगा हिमालय का तराई क्षेत्र है। हिमालय का तराई क्षेत्र जो है ये ज़्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं।
शंक्वाकार टीले बहुतायत में मिलते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं, हिमालय के भाबर क्षेत्र में मिलते हैं, गंगा मैदान में मिलते हैं, बघेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं? ये जो है बघेलखंड क्षेत्र में मिलते हैं शंक्वाकार टीले। अगला है, जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से पूछा है कौन सा गलत है। पहला है, इसका विकास मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने किया था। यह 3 संकेतकों यथा जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता के गुणोत्तर माध्य द्वारा प्रदर्शित होता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, पहला गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। जिला परियोजना समिति, जिला परियोजना समिति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 जेड डी में है, अनुच्छेद 243 जेड डी में है। महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति 243 जेड ई में है। अगला है, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन किस में है? तो जो है अनुच्छेद 243 जेड ए में है। राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है यह अनुच्छेद 243 आई में है, आई में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, 3 4 2 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या है? विनिमय दर में सुधार नहीं होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आती है, स्थिर आयु समूह वाले वर्ग को हानि होती है, सभी कथन सत्य हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 81 का डी सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 82 नंबर क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया था? दिल्ली और पुडुचेरी को 1990 में, 1989 में, 1969 में, 1992 में। तो किस वर्ष शामिल किया गया था? इसको 1992 में शामिल किया गया था। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को इसको शामिल किया गया था, ठीक है, पुडुचेरी और दिल्ली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में, 1949 में, 1980 में, 1935 में। तो कब किया गया था? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण पहली बार 1949 में किया गया था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और 1949 में पहली बार इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 से अनुच्छेद 47। तो कौन सा अनुच्छेद है जो मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अनुच्छेद 47 जो है। इसमें राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होता है कि लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इरडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इरडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला दिया हुआ है, इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना 1 ना 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 85 का बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल सही है। पहला जो है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर नहीं किया गया था। इसकी स्थापना जो है मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर जो है, तो इसमें पूछा है इरडा के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा है, ठीक है। इसमें से पूछा है कौन सा असत्य है। तो पहला जो है सत्य है, ये मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर ही की गई थी। दूसरा ऑप्शन जो है यही गलत हो जाएगा, तो तभी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1992 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1952 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? ये जो है 1955 में किया गया था। राजभाषा आयोग की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद जो है 344 में राजभाषा आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ के तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ के तिथि के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो जन धन योजना कब शुरू हुआ था? जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। स्मार्ट सिटी योजना की बात कर लेते हैं तो 25 जून
2015 को किया गया था। मेक इन इंडिया की बात कर लेते हैं तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को किया गया था। अटल पेंशन योजना की बात कर लेते हैं और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को किया गया था। इसमें कूट मिलाना है तो सबसे पहले पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्या कहता है? 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 18 वर्ष थी, 21 वर्ष थी, 25 वर्ष थी, 19 वर्ष थी, तो कितने वर्ष थी? ये जो है 21 वर्ष थी, इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, कूट दिया हुआ है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? अल्प विकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं। अल्प विकसित देश कम आर्थिक वृद्धि वाले होते हैं। कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में पूंजी उत्पाद अनुपात काफ़ी उच्च होता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संक्रमणकालीन और एवं विशेष प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? 100वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100वां नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित जनजाति विद्रोहों में से किस एक को हुल आंदोलन के उपनाम से जाना जाता है? संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, गडकरी विद्रोह। तो किस विद्रोह को जाना जाता है? संथाल विद्रोह को जाना जाता है। अगला है, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्री परिषद में सुमंत या दबीर का कार्य था। राजा का प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री होता था, मुख्य न्यायाधीश होता था, वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था। तो क्या होता था वो जो है विदेश मंत्री होता था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल के अहिच्छन्न की पहचान उत्तर प्रदेश के किस स्थान से की जाती है? रामनगर, मिर्ज़ापुर, बदायूं, जालौन। तो वर्तमान में रामनगर नाम से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से मुद्रा का उपयोग किस आर्थिक प्रणाली की विशेषता है? समाजवाद की विशेषता है, मिश्रित की विशेषता है, पूंजीवाद की विशेषता है, उपयोग सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 103 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्रित आर्थिक प्रणाली की विशेषता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है अभिकथन, एक तरफ दिया हुआ है कारण। कथन क्या कहता है? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। कारण क्या है? गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ताड़ी के किण्वन में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट है। ताड़ी के किण्वन में प्रयुक्त होने वाला ईस्ट है तो कौन सा है? लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, सैक्रोमाइसेज, पेनिसिलियम। तो कौन सा है वो जो है सैक्रोमाइसेज है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पश्चिमी लेखकों को उनकी कृतियों प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित रखिए। टेरियस, टालमी, प्लिनी, मेगास्थनीज दिया हुआ है, इसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले टेरियस, फिर उसके बाद उसके बाद मेगास्थनीज, तीसरे नंबर पे प्लिनी आते हैं, चौथे नंबर पे टालमी आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया हुआ है नदी, दूसरी तरफ दिया हुआ है उद्गम क्षेत्र दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लू नील मतलब नील नदी का उद्गम क्षेत्र जो है ये विक्टोरिया झील नहीं है, ये ताना झील है। ताना झील ये इथोपिया में है। मिसिसिपी इटास्का झील यांगटीसी तिब्बत पठार से निकलती हैं। तो कौन सा सही नहीं हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही नहीं हो जाएगा। अगला है समाधि एच का संबंध निम्नलिखित में किस हड़प्पाकालीन स्थल से है? मोहनजोदड़ो से है, हड़प्पा से है, लोथल से है, कालीबंगा से है। तो किससे है ये जो है हड़प्पा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच से होकर गुजरती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो कौन सी गुजरती है? वो 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये उत्तरी महाद्वीप को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला है, मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण है? एंटीजन, एंटीबॉडीज़, कैल्शियम, प्लेटलेट्स। तो कौन सा है वो? एंटीजन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर क्या कहता है? 111 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन शैल गैस संसाधन हेतु प्रसिद्ध है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा प्रसिद्ध है? वो जो है उपरोक्त में सभी हो जाएगा। कृष्णा गोदावरी बेसिन भी है, कावेरी बेसिन भी है, कैम्बे बेसिन भी है। अगला है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ावा देता है? आलू है, सूरजमुखी है, मटर है, जौ है। तो कौन है वो? वो जो है मटर है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मस्साव बंदरगाह जो कि लाल सागर के तट पर स्थित है। मस्साव बंदरगाह जो कि लाल सागर तट पर स्थित है, किस देश में स्थित है? सऊदी अरब में, यमन में, सोमालिया में, इरिट्रिया में। तो किस देश में स्थित है मस्साव बंदरगाह? ये जो है इरिट्रिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र तिब्बत का पठार है? वांगहो नदी, सतलज नदी, यांगटीसी नदी, यांगत्सी नदी, उपरोक्त में सभी। तो कौन सी है इसमें? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी नदियों का उद्गम तिब्बत का पठार है। अगला है 15वां नंबर देखते हैं, 115वां नंबर, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के कामकाज हेतु कौन एक नोडल एजेंसी है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कौन सा एक क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी है, बोर्नियो है, मेडागास्कर है। तो कौन सा है वो द्वीप? वो जो है मेडागास्कर है, मेडागास्कर सबसे छोटा है। अगला है, 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में। तो पंजाब में दर्ज की गई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं कहलाती हैं? समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं कहलाती हैं क्लोरोप्लेथ रेखाएं, आइसोप्लेथ रेखाएं, आइसकोनिक रेखाएं, आइसोबार रेखाएं। तो क्या कहा जाता है उनको? आइसकोनिक रेखाएं कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित दिए गए जिलों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है? सिद्धार्थनगर का है, श्रावस्ती का है, संत कबीर नगर का, बहराइच का है। तो किसका है वो जो है संत कबीर नगर का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बैकुरल ने खोज की थी एक्सरे किरणों की, रेडियो एक्टिविटी की, परमाणु नाभिकी की, कण प्रतिकण युग्म की। तो किसकी खोज की थी? उन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी बैकुरल ने। अगला क्वेश्चन 121 नंबर, निम्नलिखित आर्द्रभूमि स्थलों में से कौन सा एक ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर स्थित है? हरिकी आर्द्रभूमि, केवलादेव, भितरकनिका, कोलेरू। तो कौन सा है वो हरिकी आर्द्रभूमि है। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? 1970 में, 1972 में, 1982 में, 1980 में। तो कब पारित किया गया था? 1970 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता, ये राज्य से पृथक एवं पूर्व। प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है राज्य से पृथक एवं पूर्व से संबंधित है। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है ये सरकार की आलोचना करने का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब होता है अब व्यक्ति की आज़ादी। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है काम का अधिकार। तो कौन सा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, उपापचय का नियंत्रण करना, रक्तचाप का नियंत्रण करना, प्रजनन प्रणाली को विकसित करना। तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा उपापचय का नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, वह ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है। हाइपोथैलेमस,
पैराथायराइड, एड्रेनल कॉर्टेक्स, थाइमस। तो कौन सी है वो जो है थाइमस है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 12 जुलाई को, 15 जुलाई को, 20 जुलाई को। तो किस जुलाई को मनाया जाता है? वो जो है 15 जुलाई को मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव, अगस्त 2023 में दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में, गांधीनगर में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में। तो कहाँ पर किया गया था? बेंगलुरु में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है जुलाई 2023 में जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्केया को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह किस देश के निवासी हैं? यूएसए के हैं, फ्रांस के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं, जर्मनी के हैं। तो किस देश के निवासी हैं वो जो है यूनाइटेड किंगडम के हैं। अगला है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस एक ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाहों का प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? जर्मनी ने, जापान ने, रूस ने, पेरू ने। तो किस देश ने की है? रूस ने की है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है सितंबर 2023 में भारत के किस प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट को और 2023 के लिए प्रतिष्ठित 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रवि कानन को, डॉक्टर रीता थोट्टम को, डॉक्टर सीपी बोहरा को, डॉक्टर अनिल अग्रवाल को। तो किसको प्राप्त मिला है? डॉक्टर रवि कानन को मिला है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2023 में अगस्त 2023 में थुरैया हामिद अल हाशमी ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के वैश्विक पद पर चुने जाने वाली पहली अरब महिला बनी है। वह किस देश की निवासी? संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब, यमन, ओमान। तो किस देश की महिला है वो जो है संयुक्त अरब अमीरात की है, यूएई की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? न्यायमूर्ति सीबी मलिक की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति अवध प्रकाश लांबा, न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश गोगोई, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। तो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन। सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सितंबर 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में, बेंगलुरु में, कोच्चि में, अहमदाबाद में। तो कहाँ पर किया गया था मसाला कांग्रेस का अधिवेशन? ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया गया? रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किया गया, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, एचडीएफसी बैंक द्वारा, हिटैची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया। तो किसके द्वारा लॉन्च किया? हिटैची पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुलाई 2023 में केंद्र और राज्य की संयुक्त पहल के तहत उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 9 सॉफ्टवेयर पार्क खोले जाएंगे। केवल एक सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, ना 1 ना 2। जिसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। जुलाई अगस्त 2023 में संपन्न महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने किसको पराजित कर प्रतियोगिता जीती? इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, इटली। तो किसको जीती है? हरा के वो इंग्लैंड को पराजित करके जीती है। अगला है सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में स्थापित एकात्मकता की मूर्ति का संबंध है भीमराव अम्बेडकर से, आदि शंकराचार्य से, रामानुज से, महात्मा गांधी से। तो किससे हैं वो आदि शंकराचार्य से। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को नारी शक्ति वंदन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात अधिनियम के रूप में अधिनियमित किया गया? 28 सितंबर 2023 को, 29 सितंबर 2023 को, 30 सितंबर 2023 को, 25 सितंबर 2023 को। तो कब किया गया था वो? 28 सितंबर 2023 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम सौर शहर घोषित किया गया? श्रीनगर को, पुणे को, कोच्चि को, सांची को। तो किसको किया गया था? सांची को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? झारखंड बना है, मिजोरम बना है, छत्तीसगढ़ बना है, राजस्थान बना है। तो कौन बना है? मिजोरम बना है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला सितंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा न्योमा एयरफील्ड परियोजना का शिलान्यास किया गया। वह स्थित है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ पर स्थित है वो जो है लेह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2023 में कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया।
इसका नाम क्या है? दक्ष, प्रबल, कुशल, प्रवीण। तो क्या नाम है इसका? इसका जो है प्रबल नाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया? गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर। कानपुर, इसमें कौन सा हो जाएगा? कहाँ पर क्या? वाराणसी में क्या? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदिनी कृषक योजना प्रारंभ किया। प्रारंभिक चरण में योजना कितने मंडलों में प्रारंभ की गई? 12 मंडल, 10 मंडल, 7 मंडल, 9 मंडल। तो कितने मंडलों में प्रारंभ की गई? ये जो है कुल 10 मंडलों में प्रारंभ की गई। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है व्यक्ति, दूसरी तरफ दिया हुआ है नियुक्ति। जया वर्मा सिन्हा को क्या नियुक्त किया गया? तो रेलवे की सीईओ नियुक्त किया गया है। इनको रेलवे बोर्ड की सीईओ नियुक्त किया गया है। पहले का तीसरा हो जाएगा। पहले तीसरा किस में है? ए और बी में है। सी डी काट दीजिए। उसके बाद देते हैं प्रीति आघाल्यम को आईआईटी जिम्बाब्वे का निदेशक नियुक्त किया गया है। दूसरे का बी का दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और सी का पहला हो जाएगा। सीएसएफ का निदेशक नीना सिंह हो जाए। रणमीत कौर अध्यक्ष हो जाएंगी, प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2023 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किस शहर को अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? नोएडा, मेरठ, आगरा, सहारनपुर। तो किसको की गई है? तो आगरा को की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 में भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया? तो वो कौन थे? वो थर्मन निहार मालवी, थर्मन सनमुगरत्नम, हुन मैनेट, रामचंद्र पेंडेला। तो कौन थे वो? थर्मन जी थे। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला, सितंबर 2023 में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? मसूरी, मैसूर, धर्मशाला, सोलोन। तो कहाँ पर किया गया था? वो जो है मसूरी में किया गया था सितंबर 2023 में। अगला, सितंबर 2023 में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या किया गया? कर्तव्य पथ, अमृत भवन, संविधान सदन, रामायण सदन। तो कौन सा किया? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संविधान सदन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उल्लास ऐप को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को शिक्षित करना, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देना। इस तरीके से हम लोगों ने DIS के टेस्ट नंबर 7 को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।